तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मस्त एकदम बढ़िया। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने नया लेक्चर, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आप देख रहे हैं मुझे आपके अपने प्यारे से चैनल पे, केमिस्ट्री पाठशाला पे, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड मुकेश पुरवा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं बच्चों किस टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्शंस देते हैं जब O और H बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो हमें पता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन मिनरल एसिड से हमेशा वीक होते हैं। इट इज वेरी weak as compared to mineral acids. And what are the mineral acids? Mineral acids are HCl, sulfuric acid, nitric acids, all are the mineral acids. तो I think the point is clear to you. तो जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिजोल्व करते हैं बच्चों, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो पानी के अंदर ये आयोनाइज होता है, और आयोनाइज होकर क्या बनाता है? ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है और H3O देता है। H3O प्लस का मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन को हम H प्लस आयन भी बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बी रिटन इन दिस मैनर। तो देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ, ये 11th क्लास का टॉपिक है, और 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब इसको पानी में डिसोल्व करते हैं तो पानी से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन और H3O+। तो अकॉर्डिंग टू मास एक्शंस वी कैन राइट के इक्विलिब्रियम। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखेंगे क्योंकि ये एसिड क्या है बच्चों? वीक एसिड है, और इसका डिसोसिएशन 100% डिसोसिएट नहीं होता है, और जिसका 100% डिसोसिएट नहीं होता है उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे product of concentration of it is the multiplication of product of concentration of the product side divided by the multiplication of the concentration of the reactant and left hand side। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड का हम ऊपर लिख देंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट क्या शो करता है बच्चों? ब्रैकेट शो करता है कंसंट्रेशन को। देन H3O, ये H3O लिखा हुआ है, लेफ्ट में जो लिखा हुआ RCOH एंड H2O, ये हम नीचे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड अकॉर्डिंग टू मास एक्शन। अब हमें पता है बच्चों इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या होता है, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिसोल्व करते हैं तो जनरली क्या होता है, पानी हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, लार्ज क्वांटिटी में पानी जब हम लेते हैं तो पानी की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या मानते हैं बच्चों? कांस्टेंट मानते हैं। तो जो पानी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हैं, तो ये जो है ना बच्चों, ये वाला H2O, इसकी कंसंट्रेशन, इसको मैं क्या करूंगा, इसकी कंसंट्रेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास एक और नया कांस्टेंट आ जाएगा। उस नए कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगा? Ka मतलब एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बच्चों, वाटर इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी एंड इट्स कंसंट्रेशन H2O इज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि पानी क्या लिया हमने? लार्ज क्वांटिटी में पानी लिया है। और जब हम लार्ज क्वांटिटी में पानी लेते हैं तो पानी का जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। तो पानी का कंसंट्रेशन अगर हम कांस्टेंट रखें तो इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, के ई क्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, RCOO एंड H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ RCOOH। तो यहाँ पे KEQ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? H2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पूरे को हम क्या लिख देंगे? Ka लिखेंगे। Ka किसके लिए लिखते हैं हम? एसिड के लिए लिखते हैं। Ka का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ एसिड, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है बच्चों, जो Ka है ना, Ka की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनेट है? Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट H3O पॉजिटिव, और आई कैन राइट Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन ज्यादा होता है, अगर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन होगा, ज्यादा होगा, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka भी ज्यादा होगा। इसका मतलब
जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर Ka की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। सो वैल्यू ऑफ Ka इज द मेजर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। किसी भी एसिड की एसिड स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो हमें वहां पे क्या देखना है, हमें वहां पे देखना है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो Ka की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। यह बात हमें याद रखनी है। फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के तौर पे हम क्या लेते हैं, अब ये जो Ka ना बच्चों, Ka को जनरली अब कन्वीनियंस के लिए हम इसको pKa की वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू pKa। तो pKa क्या होता है बच्चों, pKa इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। जैसे आपने pH पढ़ा होगा, pH में हमने 11th क्लास में पढ़ा, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा था बच्चों 11th क्लास के अंदर pH के अंदर कि pH की जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। इसी टाइप से pK क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अब मैं इसको इस फॉर्मूले में लिखता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, pKa इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। अब इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके लिए pKa की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। pKa की वैल्यू अगर कम होगी तो Ka की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे एसिडिक नेचर भी क्या है, ज्यादा है। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो मेरा वीडियो लेक्चर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई शंका है, डाउट है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे को, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो pKa जनरली pKa of NaCl is given -7.0 and pKa of CF3COOH CF3COOH is the strongest acid in the organic कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी pKa की वैल्यू दे रखी है 0.23। देखो ये HCl के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। देखो pKa की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे pKa की वैल्यू CF3COOH की बहुत ज्यादा है और HCl की जो pKa की वैल्यू है वो बहुत कम है, माइनस के अंदर 7 है। और CF3COOH की है 0.23। इसका मतलब pKa की वैल्यू CF3COOH की ज्यादा है। इस दोनों में से अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, HCl is the strong acid because the pKa value of HCl is very very less as compared to CF3COOH. I think the point is clear to you. पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से pKa वैल्यू दे रखी है बेंजोइक एसिड की 4.19 एंड pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन 4.76। तो ये सारी pKa की वैल्यू दे रखी है। हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी बच्चों, अगर pKa की वैल्यू कम है किसी भी एसिड के लिए, pKa की वैल्यू अगर कम है, pKa अगर कम है ना बच्चों तो H प्लस आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। H प्लस आयन ज्यादा होंगे इसका मतलब उसका Ka ज्यादा है, इसका Ka ज्यादा है इसका मतलब उसकी एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। ये बात हमें याद रखनी है। pKa ज्यादा H प्लस, pKa कम H प्लस ज्यादा, H प्लस ज्यादा Ka की वैल्यू ज्यादा, Ka की वैल्यू ज्यादा मतलब एसिडिक नेचर स्ट्रॉन्ग। pKa की वैल्यू ज्यादा H प्लस आयन कम होंगे, H प्लस आयन कम होंगे तो Ka की वैल्यू कम होगी, Ka की वैल्यू कम होगी तो इसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखना इसको, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो pK की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, 1 से हमेशा कम होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pK की वैल्यू जनरली क्या होती है, लेस देन 1 होती है। और जो मॉडरेटली एसिड होते हैं ना, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है और बहुत ज्यादा वीक एसिड भी नहीं है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है वो, तो उसके लिए pK की वैल्यू दे रखी है 1 टू लेस देन 5, 1 टू लेस देन 5, एक से ज्यादा होगी उसकी pK की वैल्यू, एक से ज्यादा होगी लेकिन 5 से कम होगी। इसी टाइप से जो वीक एसिड्स होते हैं उनके लिए pK की वैल्यू होती है 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा होगी लेकिन 15 से कम होगी, pK की वैल्यू 5 से ज्यादा 15 से कम। और इसी टाइप से एक्सट्रीमली वीक एसिड्स जो हैं उनके लिए pK की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मोर देन 15 होगी उसके लिए pKa की वैल्यू। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, आप सभी लोगों को पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सट्रीमली वीक एसिड्स के अंदर हम कौन से एसिड मानेंगे बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर मैं बात करूंगा एथेनॉल की। एथेनॉल इज द वीकेस्ट एसिड
जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना बच्चों, एल्कोहल पढ़ रहे हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, और ये सारा एमाइन वगैरह आगे भी नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये जो एलिफेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, इसके अंदर जो एल्कोहल है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, इतना ज्यादा वीक है कि उसकी पीके की वैल्यू 15 से ज्यादा है, मतलब उसकी पीके की वैल्यू 16 होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा वीक एसिड होता है। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। आप सभी लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट समझ में आ गया है तो आप वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ में ऐसे ही बने रहिए। Yes, बच्चों, our next point is cause of acidic nature of carboxylic acid and structure of carboxylate ion। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर का रीजन क्या है, ये हमें पढ़ना है। एसिडिक नेचर जो कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो अभी हमने बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना बच्चों, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सॉरी, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़े हैं उसके अंदर उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में समझना होता है। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन बहुत सिंपल वे में मैं बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, और समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसको वापस रिपीट करूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन को इस टाइप से लिखते हैं, RCOOH, RCOOH। ये तो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैंने लिखा है बच्चों एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हमारे सिलेबस में, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने एग्जांपल लिया है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रेजोनेंस किस टाइप से होगा, इस टाइप से इसके अंदर रेजोनेंस होता है। मैं यहाँ पे वापस एक बार और बता देता हूँ आपको, ये RCOOH। अब बच्चों यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में एक लोन पेयर होता है, और इस ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं। ये दो लोन पेयर इसके पास में, इस ऑक्सीजन के पास में। अब इसमें देखो रेजोनेंस किस टाइप से होगा, ये जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ आएंगे, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 5 हो जाएगी, और 5 वैलेंसी कभी होती नहीं है, आप लोगों को मालूम है। तो क्या होगा, ये जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे तो जो न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगी वो इस टाइप से बन जाएगी, RCOH। अब ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, डबल बॉन्ड लगा दूंगा। अब मैंने बताया कि ये जो डबल बॉन्ड थे ना ये शिफ्ट होकर कहाँ हो गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर ये, इसके ऊपर पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 2 लोन पेयर थे। अब एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, और लोन पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर बच्चों क्या है, बहुत सिंपल वे में एक और मैं बात बता देता हूँ। इसके अंदर अब कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अब कार्बोक्सिलेट आयन कैसे बनता है ये आप लोगों को समझना है। कार्बोक्सिलेट आयन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इस ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर थे ना, इस ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर थे, इसने क्या कर दिया, इसको कार्बन को डोनेट कर दिया, और दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, सॉरी इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। तो ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा, अपने लोन पेयर को वापस एक बार करना चाहेगा, पहले जैसी कंडीशन के अंदर वापस आना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये वाला बॉन्ड पेयर का, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन को अपने वापस ले लेगा, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+ के आयन के अंदर ये रिमूव हो जाएगा। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से पॉइंट। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ये स्ट्रक्चर बच्चों इस टाइप से बन जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये हमारे स्ट्रक्चर है, देखो ये मैं वापस एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये RC, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कितने हो गए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब इस ऑक्सीजन के पास में जो डबल बॉन्ड थे ना बच्चों, यहाँ पे एक जो लोन पेयर था, इसने इस कार्बन को और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाने में काम आ गया। तो इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आने से इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा बच्चों, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या है बच्चों, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, अपनी
प्रीवियस कंडीशन को वापस ऑब्टेन करना चाहेगा, तो प्रीवियस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेगा, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तब शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी वो ये वाली बनेगी, ये दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होगा, ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा, और इसके पास में कितने आ जाएंगे, लोन पेयर, 4 लोन पेयर इसके पास में आ जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों अच्छे से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई है और इस टाइप का कार्बोक्सिलेट आयन आपको समझ में आ गया, ये सर समझ में आ गया, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख दो ये सर हमें ये समझ में आ गया है। और अगर आपको कोई शंका है, डाउट है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन है बच्चों। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना बच्चों, ये रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये स्टेबल होगा, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल होगा, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होने की वजह से कार्बोक्सिलेट क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, गुड एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है मैं बता देता हूं आपको अच्छे से, ध्यान देंगे। यहाँ पे ये लिखा है आर सी ऑक्सीजन, और ये एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड है इसके पास में, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो साथ में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस का मतलब है ये 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस कार्बन को और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे। अब ये यहाँ पे अगर बॉन्ड बनता है तो कार्बन के पास में बॉन्ड कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और 5 बॉन्ड कार्बन के पास में कभी होते नहीं। तो ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये शिफ्ट हो जाएगा किस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस टाइप से बन जाएगी, आर सी। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर बचे। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड के जो थे ना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, मतलब 3 लोन पेयर हो जाएंगे, साथ में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। अब इसके अंदर देखो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आया, दूसरी बार में नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आया। तो दोनों के मैं अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसकी एक कंबाइंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो कंबाइंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किस टाइप से बना पाऊंगा, मैं इस टाइप से बना दूंगा इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस के अंदर ये कार्बोक्सिलेट आयन किस टाइप से होता है वो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो मैंने बनाया ना बच्चों डैश डैश, ये क्या बता रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे माइनस से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो दिस इज द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। अगर आप लोगों को समझ में आई है स्ट्रक्चर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट आयन। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन और एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड की और एल्कोहल की। हमें पता है बच्चों जो अल्कोहल्स होते हैं ना बच्चों, वो वीक एसिड होते हैं, बहुत ही ज्यादा वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अभी हमने इसका आपको बता दिया कि इसके अंदर कार्बोक्सिलेट आयन किस टाइप से बनता है, और कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है ना बच्चों वो स्टेबल होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो स्टेबल होता है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है बच्चों कि कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ध्यान से सुनो बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, इसी टाइप से जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे उसको हम? एल्कोक्साइड आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, लेकिन एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल नहीं होता है। और एल्कोहल ने जो हाइड्रोजन रिमूव किया है उस हाइड्रोजन को क्या करता है, वापस अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्ट करने की वजह से उसकी एसिडिक नेचर कम हो जाती है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की समझ में आ गई होगी। तो कार्बोक्सिलेट आयन किस टाइप से, देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर रेजोनेंस होता है।
और ये रेजोनेंस की वजह से ये तो मैंने बनाया अभी कार्बोक्सिलेट आयन, ये H+ आयन। अब ये जो बनाना बच्चों ये स्टेबल है, ये स्टेबल स्पीसीज है, लेकिन एल्कोहल के अंदर ROH, ये एल्कोहल है, इसके अंदर क्या है बच्चों ROH+, ये है। इसके अंदर ये जो एल्कोक्साइड आयन बनाना बच्चों, ये एल्कोक्साइड आयन है, दिस इज द एल्कोक्साइड आयन। और एल्कोक्साइड आयन के अंदर रेजोनेंस नहीं होता है, और रेजोनेंस नहीं होने की वजह से ये क्या है, नेगेटिव जो चार्ज है ना ऑक्सीजन के ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन को वापस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वापस क्या बना लेता है, ROH बना लेता है, वापस एल्कोहल बना लेता है। एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस ही नहीं है। रेजोनेंस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को घूमने की जगह होगी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन को घूमने की जगह है ही नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो R है ना, R का मतलब क्या है, R का मतलब है एल एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या करता है, खुद पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है। आप लोगों को पता होगा एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना बच्चों, वो पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन की सप्लायर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की जो पावर है ना और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज इसके पास में और ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई पीछे से आ रही है। ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के पास में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को क्यों जाने देगा, ये अपनी तरफ खींच के रखेगा इसको। जब खींच के रखेगा तो हाइड्रोजन आयन आराम से रिलीज होंगे नहीं, और जब हाइड्रोजन आयन आराम से रिलीज नहीं होंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। जबकि एल्कोक्साइड आयन, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर क्या होता है, ये जो बन जाता है ना बच्चों, ये इसके अंदर रेजोनेंस होने लग जाता है। अब रेजोनेंस होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। अब इसको H+ आयन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको H+ आयन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर खुद में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो एल्कोहल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनोक्साइड आयन। तो फिनोल के अंदर, फिनोल भी एसिडिक होते हैं। जो फिनोल होते हैं वो एल्कोहल की कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होते हैं। फिनोल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होते हैं कौन, फिनोल। लेकिन जो फिनोल होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। जय हिंद, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।